सीताराम और खोए हुए पैसे। विद्वान सीताराम बनारस में अपने पुराने गुरु का पत्र पढ़कर उदास हो गए, जिन्होंने उन्हें प्रतिष्ठित विद्वानों से मिलने के लिए शहर आने का निमंत्रण दिया था, जो एक सम्मेलन के लिए शहर में आने वाले थे। ये एक ऐसा निमंत्रण है जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, सीताराम ने सोचा। लेकिन मैं अपने बचाए हुए पैसों का क्या करूं? मेरे 500 रुपये अपने साथ ले जाना खतरनाक होगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लुटेरे हैं जो इतनी बड़ी रकम देखकर खुशी खुशी मेरा गला काट देंगे। तब सीताराम को व्यापारी जीवन का ख्याल आया, जो हमेशा प्यार भरे शब्दों और मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता था। हाँ, जीवन जो एक धनवान व्यक्ति था, निश्चित रूप से उसके बाहर रहने के दौरान उसकी बचत की देखभाल करेगा। अपने 500 रुपये एक थैले में रखकर सीताराम जल्दी से जीवन की दुकान पर गया और व्यापारी से अपने पैसों का ध्यान रखने के लिए कहा। रुपयों की थैली पर एक नज़र डालते हुए जीवन ने सीताराम का कंधा थपथपाया। इतनी बड़ी रकम के साथ तुम किस पर भरोसा करते हो? इसमें तुम्हें सावधान रहना चाहिए, उसने रूखेपन से कहा। मैं तुम्हारे पैसे को छूना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे मेरे घर में गाड़ सकते हो। तब केवल तुम्हें पता होगा कि ये कहाँ छिपा है, और इसलिए यह बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सीताराम को यह एक बहुत अच्छा विचार लगा, और उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि जीवन या किसी और के लिए ये पता लगाना काफ़ी आसान होगा कि उसने अपना धन कहाँ गाड़ा है। एक कमरे के कोने में छोटा सा गड्ढा खोदकर सीताराम ने अपना कीमती पैसा गाड़ दिया और मिट्टी को सावधानी से दबाकर राहत की सांस ली कि उसकी अनुपस्थिति में उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। 6 सप्ताह बाद सीताराम बनारस से वापस आया, उस सारे ज्ञान से भरा हुआ जो उसने प्राप्त किया था। वो सीधा जीवन की दुकान पर गया और व्यापारी का अभिवादन करते हुए कहा, मैं बनारस से वापस आ गया हूँ, इसलिए मैं वो पैसा लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हारे घर में गाड़ा था। सिर्फ तुम्हें पता है कि तुमने इसे कहाँ गाड़ा था? जीवन ने हंसमुख होकर जवाब दिया। तो जाओ और इसे खोद लो, जब तक मैं अपने ग्राहकों को देखता हूँ। सीताराम ने सावधानी से उस जगह को नापा जहाँ उसने पैसे गाड़े थे और खोदना शुरू किया। हालांकि उसने काफ़ी बड़ा गड्ढा खोदा, लेकिन वहाँ उसके पैसों का कोई नामो निशान नहीं था। अपने औजार छोड़कर सीताराम जीवन की दुकान में भागा। मेरे पैसे? वह निराशा में चिल्लाया। वे गायब हो गए हैं। जीवन हैरान दिखाई दिया। ये असंभव है। सिर्फ तुम्हें पता था कि वो कहाँ गड़ा था। तुमने ज़रूर किसी को बताया होगा, और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि किसी पर भरोसा मत करना। जीवन से थोड़ी भी सहानुभूति न मिलने पर सीताराम सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगा और अपनी सारी जमा पूंजी खोने का कड़वा विलाप करने लगा। लेकिन जब किसी ने उसकी आस्तीन पकड़ी तो वो अपने दुख से बाहर आया। पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी पुरानी मित्र विधवा भवानी थी। तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? उसने पूछा। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें तुम्हारे कंधों पर आ पड़ी हों। सीताराम ने अपनी बात साझा करने के लिए किसी को पाकर खुशी महसूस की और बताया कि कैसे उसने बनारस जाने से पहले जीवन के घर में अपना पैसा गाड़ा था और अब वो गायब हो गया है। विधवा भवानी पहले तो हैरान हुई, फिर वो हंसी और बोली, तुम बहुत मूर्ख थे सीताराम, जो तुमने उस आदमी जीवन पर भरोसा किया। अब सुनो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। उस दिन देर शाम विधवा बहुत परेशान होकर जीवन की दुकान पर गई। मुझे मदद चाहिए, उसने विनती भरे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि बनारस में मेरा पोता बहुत बीमार है और मुझे तुरंत जाना होगा, लेकिन मेरे जेवरों का क्या होगा? मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि आप मेरे लिए उनकी देखभाल करेंगे। विधवा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कपड़ा निकाला जिसमें कई कीमती जेवर रखे थे। इतनी दौलत देखकर जीवन की सांसें थम गईं, लेकिन जल्द ही उसने विधवा को भरोसा दिलाया कि वह अपने जेवर उसकी देखरेख में सौंप सकती है, बस उसे उनके गुप्त इंतजाम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इन सभी मीठे वादों को सुनकर विधवा ने राहत महसूस की और जेवरों को अपने कपड़े में लपेटते हुए कहा, मैं घर जाकर बाकी जेवर ले आती हूँ और 1 घंटे में यहाँ वापस आ जाऊंगी। यह कहकर और अपने कीमती पैकेट को कसकर पकड़ते हुए वो सड़क पर जल्दी से चल दी। जीवन, जिसकी आंखें अभी भी इतनी दौलत देखकर चमक रही थीं, उम्मीद में अपने हाथ मलने लगा। लेकिन तभी उसे ये विचार आया, मान लो उस मूर्ख औरत को सीताराम के नुकसान के बारे में पता चल गया तो मुझे वे जेवर कभी नहीं मिलेंगे। मैंने सिर्फ 500 रुपये के लिए क्यों मुसीबत मोल ली? मुझे सीताराम के विधवा से मिलने का मौका पाने से पहले उस मामले को ठीक करना होगा। अपने एक सहायक को चिल्लाकर बुलाते हुए जीवन ने उसे सीताराम को जल्दी खोजने के लिए कहा। सीताराम को खोजना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो दुकान के पास ही मंडरा रहा था। जैसे ही सीताराम आया, जीवन ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, वो मुस्कुराया। तुमने ज़रूर वह जगह गलत समझ ली होगी जहाँ तुमने पैसे गाड़े थे, क्योंकि मैंने उसे कमरे के दूसरे कोने में खोदा है। ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने पैसे वापस पाकर सीताराम खुशी से भर गया। तभी विधवा दुकान पर आई और सीताराम को देखते ही वो खुशी से चिल्ला पड़ी। अरे, ये तो सीताराम है, वो चिल्लाई।
तुम बनारस गए थे? क्या तुम संयोग से मेरे पोते से मिले? हाँ, मैं मिला था, सीताराम ने जवाब दिया। वो बहुत स्वस्थ दिख रहा है और उसने तुम्हें अपना प्रणाम भेजा है। तो उसके बीमार होने की जो अफवाहें मैंने सुनी थी वे झूठी थीं, उसने गुस्से से कहा। अब मुझे बनारस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन को मुस्कान देते हुए उसने आगे कहा। और अब आपको मेरे जेवरों की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीताराम और विधवा खुशी खुशी सड़क पर चल दिए और जीवन बस वहां बैठकर अपना चेहरा लाल करता रह गया, सिर्फ यह सोचकर कि वह सारे जेवर और 500 रुपये उसकी उंगलियों से फिसल गए। अपनी दौलत के मामले में आप किस पर भरोसा करते हैं, इस पर सावधान रहें। जो लालची हैं वे आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझदारी और चतुर योजना बेईमानी को उजागर कर सकती है और जो आपका है उसकी रक्षा कर सकती है।